नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे 12वीं कक्षा की आरो पुस्तक। आरो पुस्तक में पाठ है हमारा नमक, जो रजिया सज्जाद जहीर जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ का आज हम सार करेंगे ताकि आपको पाठ के बारे में अच्छे से समझ आ सके और आप उसके प्रश्नोत्तर भी अच्छे से कर सकें। तो पाठ में जो ये कहानी दी गई है, ये कहानी है कि विभाजन के बाद किस प्रकार हमारी भावनाओं का बंटवारा होता है, किस प्रकार हम लोगों में जो हमारी भावनाएं सबकी एक जैसी है अपनी मातृभूमि के प्रति, उसी का यहाँ पर जिक्र है। लेखिका बताती हैं कि ये कहीं किसी के यहाँ कीर्तन में गई थी, सफिया नाम से इनको बोलते, किसी के यहाँ कीर्तन में गई थी। तो वहां पर एक महिला इनको मिली, भारी भरकम शरीर, वही मलमल का दुपट्टा उड़ा हुआ, छोटी छोटी आंखें, चमकीली आंखें। तो उनको देख के जो सफिया लेखिका, उनको अपनी माँ की याद आ जाती है और जैसे उसकी छवि उन्हें अपनी माँ की जैसी लगती है तो इनका बड़े प्रेम से उसकी तरफ बार बार देख रही थी। अब जो वो सिख बीवी थी, सिख महिला थी, वो भी इनको देखती है कि ये मुझे बार बार देख रही है। तो उसी घर की बहू से पूछती है भी कौन है, तो वो बताती है कि ये इस तरह है और ये कल ही लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने के लिए, क्योंकि लेखिका हर साल तो नहीं, 2-3 साल बाद अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जाती थी और लाहौर पर मिलने के बाद ये अपने घर आती थी। तो जैसे उन सिख महिला को पता लगा कि ये लाहौर जा रही है तो वो भी आके इनके पास बैठ जाती है और दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देती है। लाहौर के बारे में बात करती है, लाहौर के लोगों के खान पान, उनका व्यवहार, उनके पहनने का तरीका, उनकी पसंद, इन सब पर उनकी बातें होती रहती हैं। वो सिख महिला भी बताती हैं कि अब तो हमारा यहाँ पर हमारा सब है, घर है, गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन वतन तो साडा लाहौर ही है। अर्थात वो भी विभाजन से पहले लाहौर के होंगे और विभाजन के बाद यहाँ भारत में रह रहे हैं, जैसे लेखिका थी। अब दोनों में अपनापन प्यार बातें हुई, कीर्तन खत्म हुआ, जब चलने लगी तो लेखिका कहती है कि भी मैं लाहौर जा रही हूँ, अगर कुछ चाहिए तो आदेश दे। अब वो सिख महिला थोड़ा सा हिचकते हुए कहती है कि अगर ला सको ना, थोड़ा सा लाहौरी नमक ला देना। झिझकते हुए कहते हैं। अब झिझकते हुए इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान से नमक लाना गैर कानूनी है, इसलिए वो झिझकते हुए से कहती है कि अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। और इस मुलाकात के बाद लेखिका लाहौर जाती है। उनके 3 भाई हैं वहां पर, माता पिता का देहांत पहले हो चुका है। तो वहां पर भाइयों के पास जाती है, 15 दिन के लिए गई है। तो लोगों से मिलना, मित्रों से मिलना, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो 15 दिन का पता ही नहीं लगा कब 15 दिन निकल गए। और बहुत सारे लेखिका के पास उपहार इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उनके मित्र उपहार दे के जाते हैं। वहां पर एक मित्र किन्नू भी देखे गए, क्योंकि किन्नू एक माल्टा और संतरे के बीच का जो फल होता है उसको किन्नू कहते हैं। और लेखिका ने अब जैसे एक दिन कल जाना है तो अब उपहारों की पैकिंग भी करनी थी, क्योंकि उपहार बहुत ज्यादा हो गए थे, उनको ले जाने के लिए पैकिंग भी करनी आवश्यकता थी। धीरे धीरे करके वो सारे पैक कर लेती हैं। अब बचते हैं सिर्फ किन्नू और एक बादामी पुड़िया में सेर भर नमक, लाहौरी नमक। अब उसी की चिंता रह गई है। अब लेखिका के भाई एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपने भाई से पूछते भी क्यों भाई, नमक ले जा सकते हैं? तो भाई पुलिस ऑफिसर है, उनको कानून की पूरी जानकारी है। कहते नहीं, नमक ले जाना तो गैर कानूनी है, नमक आप लेके नहीं जा सकते। फिर आपको नमक ले जाने की जरूरत ही क्या है? वहां पर आपके हिस्से में तो पहले ही बहुत ज्यादा नमक आया है। इस पर लेखिका झुंझला कर कहती है कि मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि नमक ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। अब भाई स्पष्ट मना कर देते हैं क्योंकि गैर कानूनी है नमक ले जाना। आप न जाओगे कस्टम पर, आपके सामान की जांच होगी और जब अगर आपको नमक वहां पकड़ा गया आपके सामान में तो आपका सामान सारा बदनामी भी होगी और सामान की सारे चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, सारा सामान पलटा जाएगा। अब लेखिका कहती है मैं तो लेके जाऊंगी नमक, मेरी माँ ने मुझसे मंगवाया है। अब भाई
चिंतित, क्योंकि माँ का तो पहले ही देहांत हो चुका है, वो समझ नहीं पाते हैं। फिर वो बताते हैं कि भी माँ इस तरह वो है, उनके लिए उनको नमक लेके जाना है। अब भाई कहता है कि आपकी मर्जी है, आप जो साहित्यकार होते हैं इनका दिमाग कुछ घूमा हुआ होता है, आप लोग किसी की बात तो मानते नहीं हो। इस पर लेखिका कहती है कि सही कह रहे हो, अगर हमारे जैसा दिमाग सबका हो ना तो ये सारे हिस्से बंटवारे ये कुछ होते ही ना। ये कहकर वो चल देती हैं अपने कमरे में सोने के लिए। अब सो रही हैं तो नींद में सपने में उनको मकबरा दिखाई देता है, वहां पर एक महिला, एक पुरुष, माता पिता किसी उनको छवि दिखाई देती है और वो कह रहे हैं कि अब तुम कल चली जाओगी, फिर कब आओगी, अगले साल या फिर पता नहीं कब। इस तरह बात करते करते लेखिका सपने में ही जो धूप उखाड़ती है तो वो धूप बहुत ठंडी होती है और लेखिका की आंख खुल जाती है। वास्तव में होता क्या है, जो किन्नू की टोकरी उनके पलंग पर रखी थी, पलंग के पास रखी थी, उस पे उनका हाथ लग जाता है और उनकी नींद खुल जाती है। अब लेखिका के मन में यही था कि नमक लेके जाऊं कि ना लेके जाऊं। दिल और दिमाग दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। दिल कह रहा था कि माँ ने मंगवाया तोहफा तो नमक लेकर जाऊंगी, लेकिन दिमाग था वो ये कह रहा था कि जो काम गैर कानूनी है तो नहीं करना चाहिए। अब लेखिका ने एक चीज देखी कि जब वो कस्टम से वहां से आ रही थी तो कस्टम पर फलों की जांच कोई नहीं कर रहा था। भारत से केले आ रहे थे खूब और यहाँ से किन्नू जाते थे, तो फलों की कोई जांच नहीं कर रहा था। अब लेखिका ने यही सोचा, जो टोकरी थी उसके सारे किन्नू पलट दिए और सबसे तलहटी में रखा नमक और उसके चारों तरफ किन्नू रख दिए ताकि वो नमक किसी को दिखाई ना दे, और उसको पैक कर दिया और बैठ के बड़े प्यार से ऐसे देखते जैसे बहुत ही कीमती चीज हो। उस वक्त लेखिका को याद आती है उन कहानियों की कि किस प्रकार राजकुमार हीरे को अपनी रान में छिपा कर ले जाता है बचाने के लिए। तो लेखिका के मन में आता है काश ऐसा कुछ होता कि मैं भी इस नमक को अपने दिल में छिपा के ले जाती अपनी माँ के लिए। तो वो नमक को किन्नुओं के बीच में पैक कर लेती है। अब अगले दिन जाना होता है, लेखिका बैठी है वेटिंग रूम में। भाई ने फर्स्ट क्लास की उनकी टिकट बुक करा दी है, वो सामान के चेक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब लेखिका बैठी तो है, चाय पी रही है, लेकिन ध्यान उसका किन्नू की टोकरी में। वो यही देख रही है कि नमक दिख तो नहीं रहा। और अंत में पता नहीं क्या उनके मन में आता है, उनके एकदम विचार बदल जाते हैं। वो कहते नहीं, मैं प्यार की निशानी, प्यार का तोहफा चोरी से नहीं लेके जाऊंगी। वो तुरंत किन्नू वाली टोकरी खोलती है और जो नमक की पुड़िया थी उसको अपने हैंडबैग में डाल लेती है और वापस पैक कर लेती है। और जैसे उनके सामान चेक कराने की बारी आती है वो चल देती है कस्टम अधिकारी की ओर। अब जो कस्टम अधिकारी है वहां पर वो दुबला पतला सा, सांवला सा, खिचड़ी से बाल है। खिचड़ी बाल मतलब आधे सफेद आधे काले बाल है और वर्दी तो बिल्कुल भी नहीं जच रही है उन पर। लेखिका उनसे बात करती है कि देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लहजा से ही लग जाता है कि ये किस उससे है। तो कहते जी कहिए। लेखिका हैंडबैग से वो नमक की पुड़िया निकाल कर रख देती है और धीरे धीरे करके उनकी कहानी, पूरी कहानी उनको बता देती है कि किस प्रकार वो ये नमक किस एक तोहफे के रूप में अपनी जानकार के लिए ले जाना चाहती है। वो कस्टम अधिकारी भी उनकी बात को सुन रहा है और धीरे धीरे पुड़िया को हिलाता जा रहा है और अंत में क्या करता है, उनकी पूरी बात सुनने के बाद नमक की पुड़िया को लेता है और उनके हैंडबैग में खुद डाल देता है। कहते प्यार की निशानी तो कस्टम से ऐसे निकल जाती है कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, अर्थात वो भी उनकी भावनाओं को समझते हैं और नमक ले जाने की अनुमति उनको दे देते हैं। अब लेखिका सामान लेके चलती है। सभी लोग रेलवे स्टेशन पर जैसे ट्रेन आती है सब अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को छोड़ने के लिए आए होते हैं। फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी, सबके आंखों में नमी है, सिसकियां हैं। तो लेखिका के भाई भी उनको ट्रेन में बैठा देते हैं और साथ ही वहां की पुलिस चढ़ जाती है। वहां से फिर आता है अटारी स्टेशन। जो अटारी स्टेशन होता है वहां पर क्या होता है, वो अटारी स्टेशन पर जो पाकिस्तान की पुलिस है वो उतर जाती है और वहां से भारत की पुलिस उसमें सवार हो जाती है। लेखिका देखती है कि वो फर्क क्या है, वही पहनावा, वही जबान, वही भावनाएं, वही एक जैसी बातें। तो केवल एक मानचित्र पर लकीर खींच देने से बंटवारा नहीं होता। अर्थात लेखिका का भाव ये है कि हमने बंटवारा तो कर लिया कि यहाँ से इधर, ये सीमा से इधर भारत, इस सीमा से इधर पाकिस्तान,
लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी भाषा, बोलचाल, एक दूसरे के प्रति स्नेह, वो तो एक जैसा ही है। तो इस तरह करने से कोई बंटवारा नहीं होता। उसके बाद जब लेखिका पहुंचती है वहाँ अपने अमृतसर के वहाँ पर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, तो वही समस्या फिर से आनी थी, क्योंकि लेखिका के पास नमक है। इस बार जो फर्स्ट क्लास के जो टिकट वाले थे उनके सामान की जांच रेल के डिब्बों के पास ही हो रही थी। तो लेखिका ने इस बार भी वही तरीका अपनाया कि सच के साथ ही, अगर वो देंगे तो ठीक है, ले जाने देंगे तो ठीक है, नहीं तो मना कर देगी। अब वहां पर जो कस्टम अधिकारी थे उनका नाम है सुनील दास गुप्त, जो बंगाल से संबंध रखते हैं। अब लेखिका उनके सामने वही सारे नमक दिखा देती है और वो पूरी बात उनको बता देती है। अब वो अधिकारी उनकी पूरी बात सुनता है तो उनको एक जो कमरा बना हुआ है उसकी तरफ चलने का संकेत करते हैं कि आइए उधर बैठते हैं। और तभी एक पुलिस वाले वहां जाती है तो लेखिका घबरा जाती है कि शायद मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। वो उनको बैठने के लिए कहते हैं, वो कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी एक और सिपाही आता है, उसको वो चाय के लिए आदेश देते हैं और वो युवक उनको देखते हुए वहां से निकल जाते हैं। तभी जो सुनील दास गुप्त है अपनी दराज से एक पुस्तक निकालते हैं। वो कहते हैं कि ये उस समय मेरे मित्र ने मुझे तोहफे में दी थी जब हम बंगाल से इधर आए थे। अर्थात वो बंगाल के हैं और बंगाल विभाजन के बाद कहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार बंगाल से आए, यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, सब कुछ हुआ, यहीं पर नौकरी लगी, लेकिन वतन तो अपना वो ढाका मानते हैं। उनका कहना है कि डाब और तो खूब होगी लेकिन ढाका जैसी डाब कहीं नहीं मिल सकती। तो वही बात हुई कि कौन कहाँ का है और कहाँ रह रहा है, किसे अपना वतन मान रहा है। तो सबकी अपनी अपनी मातृभूमि के प्रति जो लगाव है वो भावना यहाँ पर देखने को मिली है। अब वो जो सुनील दास गुप्त है वो खुद नमक उनके उसमें हैंडबैग में रखते हैं और उनको खुद सीढ़ियों तक छोड़ने आती है। लेखिका जब पुल पर चढ़ रही थी तो वो नीचे सिर झुकाए खड़े थे। इसमें लेखिका यही सोचती है कि कौन कहाँ का है और किसका वतन कौन सा है। सबकी भावनाएं एक जैसी है, अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव सबको एक जैसा है। केवल देश का बंटवारा, सीमाएं बनाने से, विभाजन करने से हम आपस में बट नहीं जाते। हमारी भावनाएं एक जैसी है। तो यहीं पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। इस पाठ में विभाजन के बाद की जो भावनाएं हैं वो उजागर होती हैं कि हमारे मन में, सभी के मन में एक जैसी भावनाएं होती हैं अपनी मातृभूमि के प्रति। चाहे हम भारत के हैं, चाहे हम लाहौर के हैं, चाहे हम बंगाल के हैं, सबको अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव होता है। हम कहीं भी रहे, हमारा लगाव वहीं से रहेगा। तो इस तरह एक देश को बांट देने से हमारी भावनाओं का बंटवारा नहीं होता। तो ये इस पाठ का सार है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पाठ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।